वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज फ्रेंड्स जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एबीजी इंटरप्रिटेशन। एबीजी से मुराद क्या है? एबीजी से मुराद है आर्ट्रियल ब्लड गैस इंटरप्रिटेशन। आज हम देखेंगे कि इस टॉपिक के मुतालिक इसका क्या पर्पज़ है, सैंपल क्या चाहिए होता है और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि देखने होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि रिज़ल्ट रीडिंग कैसे करनी है वो, और दूसरा आप अगर किसी भी जगह एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एमसीक्यूज़ में से भी अक्सर एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से लाजमी आते हैं। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि व्हाट इज़ एबीजी या व्हाट इज़ एन एबीजी टेस्ट। तो एबीजी टेस्ट से क्या मुराद है? एबीजी बोलते हैं आर्ट्रियल ब्लड गैस टेस्ट। और इस टेस्ट का मकसद क्या होता है? आसान अल्फाज में ये टेस्ट क्या मेजर करता है? अमाउंट ऑफ आर्ट्रियल गैसेस। और वो आर्ट्रियल गैसेस कौन सी होती हैं? वो होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर प्रॉपर देखें तो ये टेस्ट किया जाता है मेजर करने के लिए। क्या मेजर करता है? पीएच और लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एन आर्टरी। तो इसमें यानी कि आर्टरी के अंदर मौजूद गैसेस को इस टेस्ट में हम मेजर करते हैं और देखते हैं पीएच के एसिडिटी है या अल्कलाइन है पीएच। और इस टेस्ट का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इस वजह से ये टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि पेशेंट के जो लंग्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, वो इस मतलब के दे आर एबल टू मूव ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना टिश्यूज़ और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना बॉडी से। तो ये जो है परफॉर्मेंस ऑफ लंग्स जो है वो चेक की जाती है। और इसके अलावा एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ आर्टियल सर्कुलेशन जो है वो चेक की जाती है। और ऑक्सीजन मेजर की जाती हैं आर्ट्रियल गैसेस, और जिनमें कौन सी शामिल हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप देख लें, लिखा हुआ भी है कि एन एबीजी इज़ अ ब्लड टेस्ट दैट मेजर्स द पीएच लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एन आर्टरी। और पर्पज़ क्या है? द टेस्ट इज़ यूज टू चेक द फंक्शन ऑफ पेशेंट लंग एंड हाउ वेल दे आर एबल टू मूव ऑक्सीजन into the blood and remove carbon dioxide. So we will check the acidity or alkalinity of arterial circulation. अब वो हम कैसे चेक करेंगे ये मैं डिटेल में आपके साथ आगे बताऊंगी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसके लिए सैंपल कौन सा चाहिए होता है। इसके लिए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ब्लड चाहिए होता है, जो कि कहाँ से हम ड्रॉ करते हैं? रेडियल आर्टरी से विद अ सिरिंज और थिन नीडल की मदद से। कई दफ़ा जो है ये फिमोरल आर्टरी इन द ग्रॉइन रीजन जो है या अनदर साइड उधर से लिया जाता है। ग्रॉइन रीजन बोलते हैं जंक्शन एरिया बिटवीन एब्डोमेन एंड थाई। और कई दफ़ा जो है ब्लड कैन ऑल्सो बी ड्रॉन फ्रॉम आर्ट्रियल कैथीटर। आर्ट्रियल कैथीटर्स अवेलेबल हैं, उनकी मदद से जो है इस टेस्ट के लिए ब्लड जो है वो कलेक्ट किया जाता है। तो सैंपल में देख लें, एबीजी टेस्ट requires a small volume of blood be drawn from the radial artery with a syringe and a thin needle, but sometimes the femoral artery in the groin or another site is used. The blood can also be drawn from an arterial catheter. अब इस रिज़ल्ट एबीजी इंटरप्रिटेशन में या एबीजी टेस्ट में कौन से कंपोनेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं? तो इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जो देखे जाते हैं। सबसे पहले जो है वो देखा जाता है पीएच। रिज़ल्ट में या इंटरप्रिटेशन में पीएच सबसे पहले नोट की जाती है कि ब्लड की पीएच क्या आई है। नॉर्मल पीएच क्या होती है? नॉर्मल पीएच रेंज जो होती है वो होती है 7.35 से 7.45। तो रिज़ल्ट में नोट किया जाता है कि एसिडिक पीएच आ रही है, न्यूट्रल आ रही है, अल्कलाइन आ रही है, क्या पीएच आ रही है। सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है PaCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको कंट्रोल कौन कर रहे होते हैं? इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं लंग्स। और कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल रेंज जो है वो है 35 से 45। आपको आसान तरीका जो है याद रखने का वो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। अगर आप पीएच की वैल्यूज़ पे नोट करें तो क्या लिखा हुआ है? 7.35 से 7.45। अगर आप 35 और 45 को याद रख लें तो यही कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल रेंज है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू क्या हो गई? 35 से 45। अब इधर एक और पॉइंट जो है वो आप इम्पॉर्टेंट जो है वो नोट कर लें कि आगे आपको जो फर्दर लेक्चर है वो समझने में और इजी हो जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा हाइड्रोजन आयन से, यानी कि बॉडी के अंदर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस होंगे तो उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस होंगे उतना ही एसिडिक लेवल बढ़ेगा। तो एसिडिक लेवल बढ़ेगा तो पीएच क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, लंग्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रीडिंग का रिलेशन किससे हो गया, उसका रिलेशन हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट है HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट्स हम इसमें नोट करते हैं, जो ABG का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, बाइकार्बोनेट को कंट्रोल कर रही होती है किडनीज। और बाइकार्बोनेट की नेचर जो होती है वो बेसिक नेचर होती है, यानी कि बाइकार्बोनेट लेवल अगर बॉडी में बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट आयंस बढ़ेंगे तो पीएच जो है वो अल्कलाइन होती जाएगी। और नॉर्मल रेंज जो है वो क्या है इसकी, वो है 22 से 26। अब नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीजन मेजरमेंट। ऑक्सीजन जो है वो कंट्रोल करते हैं लंग्स, और ऑक्सीजन की नॉर्मल रेंज होती है 80 से 100। और ऑक्सीजन सिर्फ डिटरमिन करेगी हाइपोक्सीमिया, उसका एसिडोसिस या अल्कलोसिस से ताल्लुक़ नहीं है। एसिडोसिस और अल्कलोसिस का ताल्लुक़ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और जो है बाइकार्बोनेट आयन से होगा। और आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि लंग्स और किडनी जो है ये हैंड टू हैंड काम करते हैं, यानी कि ये कंट्रोल कर रहे होते हैं ब्लड पीएच को। मिसाल के तौर पे अगर आगे हम देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी ताकि एसिडिटी को कम किया जाए। अगर बाइकार्बोनेट की लेवल ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी ताकि बेसिक लेवल को कम किया जाए। इधर अभी आपने जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये रखने हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट रिलेशन है एच आयन से। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी ब्लड जो है उतना एसिडिक होगा, और बाइकार्बोनेट आयंस जितने ज़्यादा ब्लड में होंगे तो उसका मतलब है ब्लड जो है उतना ही बेसिक हो जाएगा। अब आते हैं रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन के फर्स्ट स्टेप की तरफ। टोटल 3 स्टेप्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं रिज़ल्ट को देखने में। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये होता है कि आइडेंटिफाई करना कि एसिडोसिस है ब्लड या अल्कलोसिस है, यानी कि पीएच जो है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। अब नॉर्मल पीएच क्या होती है, अब मैंने साइड पे रेंजेस भी लिख दी हैं ताकि जो फर्दर लेक्चर है वो आपको समझने में ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई इफ इट इज़ एसिडोसिस और अल्कलोसिस, यानी कि ये देखना रिजल्ट में कि रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक तो हम बाद में देखेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी कंडीशन है। उससे देखने से पहले हमने ये देखना है एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। वो कैसे मालूम पड़ेगा, अब नॉर्मल रेंज देखें। नॉर्मल रेंज जो है वो पीएच की क्या होती है, वो होती है 7.35 से 7.45। तो अगर pH जो है वो 7.35 से कम होगी तो एसिडोसिस होगी कंडीशन, और अगर pH 7.45 से ज़्यादा होगी तो अल्कलोसिस होगी। अब आप बोर्ड पे देखें, मिसाल दी हुई है। एसिडोसिस मिसाल के तौर पे 7.25 और अल्कलोसिस यानी कि अगर 7.55 यानी कि 7.45 से अबव आएगी तो वो अल्कलोसिस हो जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। सेकंड स्टेप जो है वो ये देखना है कि अब कंडीशन जो है वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। अब ये जो है, ये अगर आपको पॉइंट याद हो जाएगा तो आपको MCQs आ जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई कुछ भी आएगा तो आपको इजी हो जाएगा याद रखना। सबसे पहले देखें कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको पहले बताया कार्बन डाइऑक्साइड का जो ताल्लुक होगा वो एसिडिक नेचर से होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी ब्लड जो है वो एसिडिक होता जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट कौन कर रहा है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट कर रहे हैं लंग्स। तो लंग्स का ताल्लुक किससे होता है, रेस्पिरेशन से। तो यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरप्रिटेशन किसके साथ रिलेट होगी, रेस्पिरेटरी कंडीशन के साथ। और बाइकार्बोनेट, जैसे मैंने बताया था कि बाइकार्बोनेट जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उतनी जो है ब्लड जो है वो अल्कलाइन होता जाएगा। लेकिन बाइकार्बोनेट रेगुलेट किससे हो रहे हैं, किडनी से हो रहे हैं, और इसका ताल्लुक किससे होगा, मेटाबॉलिक सिस्टम कंडीशन से। तो PaCO2 जो है वो PaCO2 रिज़ल्ट जो है वो रीड करेगी रेस्पिरेटरी कंडीशन को, और बाइकार्बोनेट जो है वो रीड करेगा मेटाबॉलिक रिज़ल्ट को। अगर मिसाल के तौर पे
कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो एबनॉर्मल होंगे, यानी कि लो होंगे या ज़्यादा होंगे, लेकिन बाइकार्बोनेट लेवल जो है वो नॉर्मल होंगे, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये जो है रेस्पिरेटरी कंडीशन है। उसके बाद हम पीएच देखेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। अब सेकंड पॉइंट क्या है? अगर बाइकार्बोनेट लेवल्स एबनॉर्मल होंगे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल नॉर्मल होगा, तो इसका क्या मतलब होगा? मेटाबॉलिक कंडीशन, यानी कि मेटाबॉलिक। और फिर हम पीएच देखेंगे ब्लड की, तो हमें पता चल जाएगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अब मैं आपके साथ 4 एग्जांपल्स शेयर करूंगी, तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या रिजल्ट आएंगे और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या रिजल्ट आएंगे। अब सबसे पहले एग्जाम्पल पे आप गौर करें बोर्ड पे, तो आप देखें पीएच लिखी हुई है 7.25। अब साइड पे आप नॉर्मल रेंज की तरफ जाएं। नॉर्मल रेंज में मैंने लिखा हुआ है पीएच कितनी होती है? 7.35 से 7.45। तो ये पीएच क्या है? ये लो है, तो पीएच तो लो हो गई 7.25। इधर से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब कंडीशन क्या है, वो है एसिडिक। सेकंड वैल्यू जो आई है वो आई है PaCO2। अब CO2 जो है वो है 50। अब नॉर्मल रेंज देखें, नॉर्मल रेंज थी कार्बन डाइऑक्साइड की 35 से 45। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये तो 50 तो ज़्यादा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो इधर से आपको ये भी समझ आ जाना चाहिए कि हमने पहले बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ब्लड की पीएच जो है वो एसिडिक होती जाएगी। लेकिन अब बाइकार्बोनेट की वैल्यू देखें, तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू जो है वो है 22, जो कि नॉर्मल है। अब ये कंडीशन कौन सी होगी? रेस्पिरेटरी हो गई, क्योंकि हमने अभी पॉइंट ए में डिस्कस किया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एबनॉर्मल है लेकिन बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, तो कंडीशन कौन सी होगी? कंडीशन होगी रेस्पिरेटरी। और पीएच जो है वो लो है, इसकी वजह से कौन सी ये कंडीशन होगी? ये होगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अगर आपको एमसीक्यूज़ में या एग्ज़ाम में या जो भी, अगर आपको ये 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो कि पीएच दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू दी हुई है और बाइकार्बोनेट की वैल्यू दी हुई है, तो आपको इन तीनों वैल्यूज से रिजल्ट इंटरप्रेट करना है। तो रिजल्ट क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आप जो है वो अपने दिमाग में इजी रखने के लिए पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट आयंस, इनका रिलेशन हमेशा याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होगा तो पीएच श्योर एसिडिक होगी, और बाइकार्बोनेट लेवल जब ज़्यादा होगा तो पीएच श्योर अल्कलाइन होगी। ये पॉइंट्स जो हैं ये फर्दर भी आपको हेल्प करेंगे समझने में। तो अभी फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी कि पीएच जो है वो 7.25 है, लो है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है, जबकि बाइकार्बोनेट जो है वो नॉर्मल है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और सेकेंड एग्जाम्पल पे आप देखें, अब पीएच जो है वो है 7.56। अब नॉर्मल रेंज देखें वो थी 7.45, तो यानी कि पीएच जो है वो ज़्यादा है 7.56 और अल्कलाइन पीएच है। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देखें 28 है, नॉर्मल जो थे वो थे 35, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हुआ हुआ है, पीएच ज़्यादा है, और बाइकार्बोनेट जो है वो 22 है, जो कि नॉर्मल है। तो अभी भी कंडीशन ज़ाहिर है, अगर बाइकार्बोनेट लेवल नॉर्मल है और कार्बन डाइऑक्साइड अब नॉर्मल है तो रेस्पिरेटरी, और पीएच जो है वो अल्कलाइन है, तो अब ये कंडीशन कौन सी है? ये रिजल्ट बता रहा है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो अब आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में अगर आप एक और पॉइंट अपने याद रख लें इजी, तो आप देख लें कि एसिडोसिस में पीएच कम हुई थी, यानी एसिडिक हो गई थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो गया था। अब अल्कलोसिस में पीएच ज़्यादा हो गई है, अल्कलाइन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है। अब थर्ड एग्जाम्पल की आप तरफ गौर करें। थर्ड एग्जाम्पल में पीएच जो है वो है 7.25, यानी कि एसिडिक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो है 37। कार्बन डाइऑक्साइड देखें नॉर्मल है, 35 से 45 रेंज है, और बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो हैं 19। बाइकार्बोनेट लो हो गए क्योंकि 22 नॉर्मल थे। अब बाइकार्बोनेट लेवल एबनॉर्मल होंगे तो कंडीशन कौन सी होगी? मेटाबॉलिक, और पीएच जो है वो है एसिडिक। तो अब ये रिजल्ट क्या बता रहा है? ये बता रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
तो अब आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस की भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल होंगे और पीएच जो है वो लो होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मल होगी। अब फोर्थ एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फोर्थ एग्जांपल जो है वो है कि पीएच जो है वो 7.58 है, यानी कि पीएच ज़्यादा है, अल्कलाइन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 40 है, कार्बन डाइऑक्साइड आप देख लें नॉर्मल ही है। और बाइकार्बोनेट लेवल जो है वो भी 35 हुए हैं, यानी कि बाइकार्बोनेट लेवल भी ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी भी कंडीशन कौन सी है, मेटाबॉलिक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल तो नॉर्मल है और पीएच जो है वो अल्कलाइन है। तो कंडीशन ये कौन सी होगी, ये रिजल्ट बता रहे हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो अब आपको चारों एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में क्या होगा, एसिडोसिस में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या हो गया। अब आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ कि ये आइडेंटिफाई करना कि रिज़ल्ट जो है, अब थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि ये आइडेंटिफाई करना कि जो कंपनसेशन हुई है वो पार्शियल कंपनसेशन है या फुल कंपनसेशन है। यानी कि ये हमने देखना होगा रिज़ल्ट्स में कि अभी बॉडी के अंदर क्या कंडीशन चल रही है, यानी कि फुल जो है बॉडी ने सेट कर दिया सारा कुछ। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि लंग्स और किडनीज जो है वो मिल के काम कर रहे होते हैं, यानी कि अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन जो है वो एबनॉर्मल है तो बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो लेवल उनका कम या ज़्यादा होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस को बैलेंस करने के लिए। इसी तरह अगर मेटाबॉलिक कंडीशन है पेशेंट की तो उस लेवल में उसमें क्या होगा कि रेस्पिरेटरी जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो फंक्शन अपना परफॉर्म करेगी, अपना लेवल कम या ज़्यादा करेगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अब हम पार्शियल कंपनसेशन किसे बोलते हैं, पार्शियल कंपनसेशन ये होगा कि पीएच जो है वो नॉर्मल नहीं होगी, मतलब बाइकार्बोनेट आयंस जो या कार्बन डाइऑक्साइड वो तो कंपनसेट कर रहे होंगे, लेकिन पीएच जो है वो अगर नॉर्मल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी भी बॉडी ने पार्शियल कंपनसेट किया। और फुल कंपनसेशन का क्या मतलब होगा, फुल कंपनसेशन होती है कि पीएच भी नॉर्मल हो जाएगी और क्या कहते हैं बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो भी एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होंगे। लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेट कर रहा है या बाइकार्बोनेट कंपनसेट कर रहे हैं, ये जो है ये मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको ये पॉइंट जो है अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखें एग्जांपल इस तरह दी गई है कि अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है या अल्कलोसिस हुआ है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है उसमें हमने क्या बताया था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में अगर आपको याद हो भी पहली एग्जांपल हमने जो डिस्कस की थी उसमें मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड जो है वो एसिडिक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगे कि इस कंडीशन में बाइकार्बोनेट आयन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे ताकि एसिडिटी को कम किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, तो बैलेंस किया जाए। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में बाइकार्बोनेट जो है वो देख लें मोर देन 26, यानी कि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अब अगर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में आप बोर्ड पे ऊपर ही देख लें एग्जांपल, तो उसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि पीएच जो है वो ऑलरेडी अल्कलाइन है। तो पीएच की अल्कलाइन को कम करने के लिए, न्यूट्रल लाने के लिए जो है वो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो भी कम प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस का डायरेक्ट रिलेशन जो था वो बेस से था, OH आयन से था। इस वजह से अब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को बैलेंस करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन जो है वो कम प्रोड्यूस होंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो। अब अगर कंडीशन पेशेंट की मेटाबॉलिक है, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो कम प्रोड्यूस होगा ताकि एसिडिटी को कम किया जाए, यानी कि वो लेस देन 35 प्रोड्यूस होंगे। और अगर पेशेंट की कंडीशन अल्कलोसिस है तो क्या होगा, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी ताकि अल्कलाइन नेचर को न्यूट्रलाइज किया जाए
तो अगर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ताकि कंपनसेट किया जाए। अब हम देखेंगे कि पार्शियल कंपनसेशन क्या है और फुल कंपनसेशन क्या है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब आप फर्स्ट एग्जांपल देखें पार्शियल कंपनसेशन की। पीएच जो है वो है 7.30 यानी कि एसिडिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो इंक्रीज है, 50 है। तो अगर पीएच का रिलेशन आप कार्बन डाइऑक्साइड से याद रखें और पीएच का रिलेशन आप बाइकार्बोनेट आयन के साथ भी याद रखें, तो देखें पीएच अगर एसिडिक होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। तो अब ये कंडीशन कौन सी होगी, ये होगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब बाइकार्बोनेट का लेवल भी ज़्यादा हो रहा है, बाइकार्बोनेट 49 है जो कि नॉर्मल 26 तक थे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बाइकार्बोनेट जो है लेवल वो इस टाइम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंपनसेट कर रहे हैं, यानी कि वो उसको नॉर्मल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन ये कंपनसेशन पार्शियल कंपनसेशन क्यों है, क्योंकि अभी तक पीएच जो है वो नॉर्मल नहीं हुई है, इस वजह से हम इसको पार्शियल कंपनसेशन बोलेंगे। क्योंकि ये कंडीशन तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की है, लेकिन कंपनसेशन जो है वो पार्शियल हो रही है, क्योंकि बाइकार्बोनेट लेवल प्रोड्यूस तो हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को कम करने के लिए और पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए, लेकिन अभी तक पीएच जो है वो नॉर्मल नहीं हुई। तो ऐसा जो एबीजी इंटरप्रिटेशन होगा वो होगा पार्शियल कंपनसेशन। अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल में पीएच का लेवल ज़्यादा है, 7.50 यानी अल्कलाइन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पीएच का लेवल ज़्यादा है तो बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा ही होंगे। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, ये होगी मेटाबॉलिक। अब देखें बाइकार्बोनेट जो है वो 41 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी अभी ज़्यादा हुआ है। तो इस रिज़ल्ट का क्या मतलब होगा, इस रिज़ल्ट का मतलब ये है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, लेकिन पार्शियल कंपनसेशन हो रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी ज़्यादा हुआ है। तो इस अभी ये भी पार्शियल है क्योंकि अभी भी देखें नॉर्मल रेंज है पीएच की वो 7.35 से 7.45 है। तो ऐसी कंपनसेशन को हम पार्शियल कंपनसेशन बोलेंगे। अब देखें फर्स्ट हमने क्या रिजल्ट रीड करना था, फर्स्ट हमने पीएच देखनी थी। सेकंड स्टेप में हमने देखा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसे बोलते हैं और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में क्या होता है। अब थर्ड टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो थर्ड जो इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि पार्शियल कंपनसेशन हो रही है पेशेंट के अंदर या फुल कंपनसेशन हो रही है। तो पार्शियल कंपनसेशन के लिए आपने याद रखना है कि पार्शियल कंपनसेशन में पीएच जो है वो नॉर्मल नहीं होगी, और हमने पीएच का रिलेशन याद रखना है कि अगर पीएच कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि पीएच अगर एसिडिक है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होगा, और ऐसी कंडीशन को कंपनसेट क्या कर रहे होंगे, बाइकार्बोनेट आयन। और अगर पीएच ज़्यादा है और बाइकार्बोनेट लेवल ज़्यादा है तो ये कंडीशन मेटाबॉलिक और कंपनसेट कौन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं फुल कंपनसेशन की तरफ। फुल कंपनसेशन में ज़ाहिर पीएच हमने बोला नॉर्मल होगी, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो है पेशेंट जो की कंडीशन जो है वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। ये जानने के लिए आपको 2 पॉइंट्स जो हैं वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जो है ये मालूम होना चाहिए कि पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, यानी कि पेशेंट किस हिस्ट्री के साथ आया है। अगर तो पेशेंट किसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ आया है तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ आया है तो बॉडी उसकी जो है वो कंपनसेट कर रही है बाय बाइकार्बोनेट आयंस। और अगर पेशेंट आया है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के साथ, मिसाल के तौर पे डायरिया, वॉमिट, तो इस कंडीशन में जो है पेशेंट को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है और बॉडी किससे कंपनसेट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब फर्स्ट एग्जांपल पे आप गौर करें। अब पीएच जो है वो 7.35 है, नॉर्मल है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो 49 है, यानी कि वो ज़्यादा हुआ है, और बाइकार्बोनेट जो है वो 30 है। अब ये कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की और फुल कंपनसेशन है। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की फुल कंपनसेशन हो रही है। आप पीएच को नोट करें।
हमने ये देखना है, जब हमें ये पता ना हो कि पेशेंट का डायग्नोसिस भी अगर हमें मालूम ना हो कि वो रेस्पिरेटरी के साथ है या मेटाबॉलिक, तो आप पीएच को देखें कि पीएच जो है वो लो साइड नॉर्मल है या हाई साइड नॉर्मल है। मिसाल के तौर पे 7.35, 7.36, 7.37, ये जो है ये लो साइड नॉर्मल पीएच है। अगर पीएच है 7.44, 7.42, 7.45, तो ये जो पीएच है ये अल्कलाइन साइड नॉर्मल है। तो अब पीएच जो है वो लो साइड यानी एसिडिक साइड नॉर्मल है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कंडीशन जो थी पेशेंट की वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस थी, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ है और बाइकार्बोनेट लेवल ज़्यादा हुए हैं। तो बाइकार्बोनेट लेवल जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को कंपनसेट कर रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल जो है आपको क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से भी कि फुल कंपनसेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। फुल कंपनसेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे अच्छा और तरीका जो है वो फर्स्ट तो यही है कि हमें पेशेंट का डायग्नोसिस पता होना चाहिए, यानी कि पेशेंट किस प्रॉब्लम के साथ है। अगर वो नहीं पता तो फिर हम देखेंगे कि पीएच जो है वो किस साइड पे नॉर्मल, रेंज उसकी कौन सी साइड पे, अल्कलाइन साइड पे है या एसिडिक साइड पे। और इस एग्जांपल के हिसाब से जो है वो एसिडिक नॉर्मल है लेकिन एसिडिक साइड पे। तो ये था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद फुल कंपनसेशन। अब सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल में मैंने वही पॉइंट जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, ऊपर वही पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ़ यू डोंट नो डायग्नोसिस देन चेक पेशेंट पीएच वैल्यू विच साइड। लो पीएच साइड मीन्स बॉडी इज एसिडिक साइड बट नॉर्मल एंड सो कंपनसेशन इज फुल। अब इसके एग्जांपल देखें। अब पीएच जो है दोबारा मैं आपको बताती हूँ, पीएच जो है वो 7.35 है, नॉर्मल है लेकिन एसिडिक साइड पे नॉर्मल है। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड 49 है, इंक्रीज है, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और कंपनसेशन हो रही है बाइकार्बोनेट आयन की इंक्रीज प्रोडक्शन से। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में आप देखें पीएच जो है वो 7.44 है। अब नॉर्मल रेंज देखें 7.45 थी, तो यानी कि 7.44 का क्या मतलब है कि अल्कलाइन साइड पे पीएच जो है वो नॉर्मल हुई भी है और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हुए हैं और बाइकार्बोनेट आयन भी ज़्यादा है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर पीएच अल्कलाइन साइड पे है और बाइकार्बोनेट लेवल भी ज़्यादा है तो कंडीशन जो है वो मेटाबॉलिक ही है पेशेंट की, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। और इसको कंपनसेट कौन कर रहा है, इसको कंपनसेट कर रहे हैं इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जांपल भी जो है ये एग्जांपल भी है फुल कंपनसेशन की, क्योंकि इन दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा कि पीएच जो है वो नॉर्मल हो गई है लेकिन उसकी पीएच की वैल्यू हमें हेल्प आउट कर रही है ये जानने में कि कंडीशन क्या है, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, और कंपनसेट कौन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेट कर रहा है या बाइकार्बोनेट आयन कंपनसेट कर रहा है। तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर एबीजी इंटरप्रिटेशन के मुतालिक, आर्टेरियल ब्लड गैसेस को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, रिज़ल्ट कैसे हम रीड करते हैं। आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, अल्कलोसिस क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या होती है, पीएच का ताल्लुक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है। अब अगर एसिडिक पीएच है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, अगर अल्कलाइन पीएच है तो बाइकार्बोनेट लेवल ज़्यादा होंगे। आई होप कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के मुतालिक क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा लंबा लेक्चर था लेकिन इंटरेस्टिंग था। और इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, अगर कोई नया टॉपिक हो तो वो भी बताइए। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।